नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का जो टॉपिक होने वाला है राजनीतिक कार्यपालिका। लेकिन इससे पहले शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूँगा कि आज आप पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 9th की पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 4, जो कि संस्थाओं के जो कामकाज है उनके बारे में। तो हमने दो पार्ट हमने पूरे कंप्लीट कर चुके हैं, तीसरा पार्ट आज हम लेकर आए हैं। तो इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे कि राजनीतिक कार्यपालिका, तो राजनीतिक कार्यपालिका रहती है वो किस प्रकार से आदेश और क्या इसके जो भी रहते हैं उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो इसमें क्या रहता है कि उस सरकारी आदेश की कहानी को हम याद करते हैं, क्योंकि आपको बताना चाहूँगा कि हमने शुरुआत के अंदर एक कार्यालय पत्र था, कार्यालय अध्यादेश आदेश था, तो वहाँ पर चर्चाएं चल रही थी और उससे हम समझ रहे थे कि कौन से सदन या कौन सा जो डिपार्टमेंट होता है वो उसके संबंध में निर्णय लेता है और क्या निर्णय लेते हैं, उसके बाद में कौन सा पावरफुल होता है कौन सा नहीं होता, उनके बारे में हमने चर्चा की थी। ठीक है, तो हमने वहाँ पे हस्ताक्षर भी किए थे। उस जो दस्तावेज पर हस्ताक्षर थे उन पर फैसला नहीं किया गया था, लेकिन वहाँ पे एक नीतिगत फैसले को लागू कर रहा था। ठीक है, लेकिन हमने ये भी फैसला करने की प्रधानमंत्री की भूमिका भी हमने देखी थी, संसद को भी उसमें इन्वॉल्व किया था। लेकिन जब लोकसभा का समर्थन नहीं होता है तो प्रधानमंत्री भी ये फैसला नहीं ले सकता। ठीक है, और सिर्फ संसद इसकी मंजूरी को लागू कर रहे थे। और इस प्रकार के जो भी विभिन्न स्तरों पर हमें ऐसे अधिकारी मिलते हैं रोजमर्रा के फैसले लेते हैं, लेकिन यह नहीं कहा जा सकता कि वे जनता के द्वारा सबसे बड़े अधिकारी के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। इन सभी अधिकारियों को सामूहिक रूप से कार्यपालिका के रूप में जाना जाता है। जो कार्य करते हैं उन्हें कार्यपालिका के रूप में जानते हैं। तो सरकार की नीतियों को कार्य रूप देने के कारण इन्हें कार्यपालिका कहा जाता है। और इस तरह जब हम सरकार के बारे में बात करते हैं तो हमारा तात्पर्य आमतौर पर कार्यपालिका से ही होता है। राजनीतिक और स्थायी कार्यपालिका, किसी लोकतांत्रिक देश में कार्यपालिका के दो हिस्से होते हैं। जनता द्वारा खास अवधि की आगे क्या है कि आगे जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं इसके अंदर वो कि राजनीति और स्थायी कार्यपालिका, राजनीति और स्थायी कार्यपालिका कि किसी लोकतांत्रिक देश में कार्यपालिका के दो हिस्से होते हैं और जनता द्वारा खास अवधि के लिए निर्वाचित लोगों को राजनीतिक कार्यपालिका कहते हैं। और ये राजनीतिक व्यक्ति होते हैं जो बड़े फैसले कर लेते हैं। दूसरी ओर जो लंबे समय के लिए नियुक्त किया जाता है उन्हें स्थायी कार्यपालिका या प्रशासनिक सेवक कहते हैं, जैसे IAS होते हैं। ठीक है, तो वो वहीं पे जाते हैं। आपको पता होगा, आपको भी कईयों की इच्छा हो रही होगी IAS प्रशासनिक सेवक बनने की, सिविल सर्वेंट बनने की। ठीक है, लोक सेवाओं में काम करने वाले लोग उनको सिविल सर्वेंट या नौकरशाह कहते हैं, यानी कि जो इनके अंदर जो रेगुलर रहते हैं। क्योंकि आपको पता है नेता तो जैसे ही अगले चुनाव आएंगे तो फिर बदल जाएंगे, लेकिन जो ये सिविल सर्वेंट रहते हैं ये हटते नहीं है। ये सत्ताधारी पार्टी के बदलने के बावजूद भी अपने पदों पर बने रहते हैं। और ये अधिकारी राजनीतिक कार्यपालिका के तहत काम करते हैं, रोजमर्रा के प्रशासन में उनकी सहायता करते हैं। और क्या आप अपने जो कार्यालय ज्ञापन में रहते हैं उनके मामले में राजनीतिक और गैर राजनीतिक कार्यपालिका की भूमिका बता सकते हैं? क्योंकि आपको बताना चाहूँगा कि जो निर्णय लेते हैं तो उनके बारे में जैसे बता दिया, विचार दे दिया कि जो चुने हुए सदस्य रहते हैं वो विचार देते हैं उसके बारे में। जैसे जो सिविल सर्वेंट रहते हैं उनके बारे में खोज करते हैं, चर्चा करते हैं किससे किसको फायदा होगा नुकसान होगा, तो इनके बारे में काम ये करते हैं। ठीक है, आप इसमें पूछ सकते हैं कि राजनीतिक कार्यपालक को गैर राजनीतिक कार्यपालक से ज़्यादा अधिकतर क्यों होते हैं? मंत्री किसी नौकरशाह से ज़्यादा प्रभावशाली क्यों होता है? और नौकरशाह अमूमन अधिक शिक्षित होता है। आपको पता होगा जो कितना शिक्षित रहता है IAS UPSC की परीक्षा क्लियर करके जाती है और उससे विषय की अधिक महारती व जानकारी भी होती है। वित्त मंत्रालय में काम करने वाले सलाहकारों को अर्थशास्त्र की जानकारी वित्त मंत्री से ज़्यादा हो सकती है। कभी कभी मंत्रियों को अपने मंत्रालय के अधीनस्थ मामलों की तकनीकी जानकारी बहुत कम होती है। रक्षा, उद्योग, स्वास्थ्य, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, खान आदि मंत्रालयों में ऐसा काम होना आम बात है। क्योंकि आप देखते होंगे कि जैसे स्टेट सरकार है या सेंट्रल गवर्नमेंट है तो उनके अंदर आप देखे होंगे कि जो कैबिनेट के अंदर मंत्री बैठे रहते हैं वो कई भी तो अनपढ़ भी बैठे रहते हैं, कईयों को इतनी जानकारी, क्योंकि वो जब वो चीज़ पढ़े नहीं है लेकिन उनको
जैसे मान लीजिए रेगुलरली वही सरकार सत्ता में है, कभी उसको कौन सा मंत्री बना देगी, कभी उद्योग मंत्री तो कभी रक्षा मंत्री, कभी स्वास्थ्य मंत्री। मान लीजिए आप मुझे बताइए स्वास्थ्य मंत्री, आप एक बार इस पे गौर करेंगे तो आपको बहुत कुछ समझ में आएगा कि जैसे स्वास्थ्य मंत्री है तो उसको क्या जानकारी होनी चाहिए, चिकित्सा के बारे में, ठीक है, स्वास्थ्य के बारे में। वो कौन होना चाहिए, एक अच्छा डॉक्टर होना चाहिए था। लेकिन आज यदि आप देखेंगे तो कोई अनपढ़ या कुछ इस प्रकार से जो भी है, अधिक जानकारी इन पर नहीं करेंगे, आप सोच सकते हैं और आप अपनी कक्षा में या अपने दोस्तों के साथ में चर्चा जरूर कर सकते हैं विषयों पर। लेकिन इनकी जो अंतिम निर्णय कौन लेगा, मंत्री लेंगे। लेकिन इसके अंदर जानकारी देंगे कि इससे क्या फायदा क्या नुकसान होगा, वो कौन करेंगे, सिविल सर्वेंट, ठीक है। तो इसकी वजह बहुत सीधी है, किसी भी लोकतंत्र में लोगों की इच्छा सर्वोपरि होती है, क्योंकि वो लोग जो मंत्री होते हैं वो जनता द्वारा चुने होते हैं और इस तरह उससे जनता की ओर उनकी इच्छाओं को लागू करने का अधिकार होता है। वह अपने फैसले के नतीजे के लिए लोगों से के प्रति जिम्मेदार होता है। इसी वजह से मंत्री ही सारे फैसले करता है। मंत्री उस ढांचे को और उद्देश्यों को तय करता है जिसमें नीतिगत फैसले किए जाते हैं। किसी मंत्री से अपने मंत्रालय के मामले में विशेषज्ञ होने में की कतई उम्मीद नहीं की जा सकती है। सभी तकनीकी मामलों पर मंत्री विशेषज्ञों की सलाह लेता है, लेकिन विशेषज्ञ अक्सर अलग राय रखते हैं। फिर भी वे एक से अधिक विकल्प मंत्री के पास में रखते हैं और मंत्री अपने उद्देश्यों के मुताबिक ही निर्णय लेता है, क्योंकि मंत्री को जो करना है तो वही वो करेंगे मंत्री साहब, वहाँ पे उनकी कहाँ चलने वाली, ठीक है। ऐसा आम आज देखा जाता है। आगे है कि दरअसल ऐसा हर बड़े संगठन में होता है, तो पूरे मामले को भली बात से समझते हैं और वैसे ही जो महत्वपूर्ण फैसले होते हैं वो लागू करते हैं। विशेषज्ञ नहीं करते हैं। विशेषज्ञ रास्ता बता सकते हैं, लेकिन व्यापक नजरिया रखने वाला व्यक्ति मंजिल के बारे में फैसला करता है। लोकतंत्र में निर्वाचित जो मंत्री रहते हैं, इसी के व्यापक नजरिए वाले व्यक्ति की भूमिका निभाते हैं। प्रधानमंत्री या मंत्री परिषद, इसके बारे में हम छोटी सी जानकारी यहाँ पर चर्चा करेंगे, ठीक है, कि इस देश में प्रधानमंत्री सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक संस्था है। फिर भी प्रधानमंत्री के लिए कोई प्रत्यक्ष चुनाव नहीं होता है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को नियुक्त करता है, और लेकिन राष्ट्रपति अपनी मर्जी से किसी को प्रधानमंत्री नियुक्त नहीं कर सकता है। राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत वाली पार्टी या पार्टियों के गठबंधन के नेता को ही प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। अगर किसी पार्टी या गठबंधन को बहुमत हासिल नहीं होता है तो राष्ट्रपति उसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त करेगा जो सदन में बहुमत हासिल होने की संभावना होती है। प्रधानमंत्री का कार्यकाल तय नहीं होता है, वह तब तक अपने पद पर रह सकता है जब तक वह पार्टी या गठबंधन का नेता है। ये नहीं है कि आप एक बार 5 साल या आपने जैसे वहाँ पे सेवाएं दी तो मान लीजिए आपकी जो पार्टी है वापस सत्ता में आ जाती है, तो जरूरी नहीं है कि आप प्रधानमंत्री नहीं बनो। क्योंकि आपने देखा होगा अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 बार रेगुलर रह चुके हैं, तो उनका कार्यकाल अभी निश्चित थोड़ी है। वैसे कभी कभी ऐसे व्यक्तियों को मंत्री बनाया जा सकता है जो संसद का सदस्य नहीं हो, लेकिन उस व्यक्ति या मंत्री बनने के 6 महीने के भीतर संसद के दोनों सदनों में से किसी एक सदस्य को चुना जाना जरूरी होता है। तो आगे आपको बताना चाहेंगे, जैसे यहाँ पे आप देखेंगे तो एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे मंत्री जी हैं, ठीक है। तो मंत्री परिषद उस निकाय की सरकारी नाम है जहाँ पर सारे मंत्री होते हैं और अमूमन विभिन्न 60 से 80 मंत्री वहाँ पे रहते हैं जो कैबिनेट के अंदर बैठते हैं। वहाँ की बात हो रही है। आगे चलते हैं। अब आती है महत्वपूर्ण जानकारी, कैबिनेट मंत्री, स्वतंत्र प्रभाव वाले राज्य मंत्री और राज्य मंत्री। कैबिनेट मंत्री अमूमन सत्ताधारी पार्टी या गठबंधन की पार्टियों के वरिष्ठ नेता होते हैं। वरिष्ठ नेता जो होते हैं जैसे सत्ता में हैं तो वो अपने ही जो सदस्य हैं उनको कैबिनेट के अंदर बिठाएंगे, जो वरिष्ठ नेता हैं उनको। कैबिनेट मंत्री परिषद के नाम पर फैसले करने के लिए बैठक करते हैं और इस तरह कैबिनेट मंत्री परिषद में करीबन 25 मंत्री होते ही हैं। और स्वतंत्र प्रभाव वाले राज्य मंत्री ऐसे छोटे मंत्रालय के प्रभारी होते हैं जो विशेष रूप से आमंत्रित किए जाने पर कैबिनेट की बैठक में भाग लेते हैं। जब इन्हें
बुलाया जाता है, क्योंकि ये तो कैबिनेट ऊपर वाला, उसके बाद में स्वतंत्र वाले राज्य मंत्री, और राज्य मंत्री जो रहते हैं जो अपने विभाग के कैबिनेट मंत्रियों से जुड़े होते हैं उनकी सहायता करते हैं। क्योंकि सारे मंत्रियों के लिए नियमित रूप से मिलकर हर बात पर चर्चा करना व्यवहारिक नहीं होता है। आज हम कार्टून कम बात कर रहे हैं, लिहाजा फैसले बैठक कैबिनेट बैठकों में ही किए जाते हैं। इसी वजह से अधिकांश देशों में संसदीय लोकतंत्र को सरकार का कैबिनेट रूप कहा जाता है। कैबिनेट टीम के रूप में काम करता है और मंत्रियों की राय और विचार अलग अलग हो सकता है, लेकिन सबको कैबिनेट के फैसले की जिम्मेदारी लेनी होती है, भले ही कोई फैसला किसी दूसरे मंत्रालय या विभाग का हो। लेकिन कोई भी मंत्री या मंत्री सरकार के फैसले को खुलेआम आलोचना नहीं कर सकता। हर मंत्रालय में सचिव होते हैं। सचिव यानी कौन? जो IAS रहते हैं बड़े, जो सेक्रेटरी रहते हैं, वही है। आपकी भी इच्छा हो रही होगी। सूचना मुहैया कराते हैं टीम के रूप में कैबिनेट की मदद कैबिनेट सचिवालय करता है। इसमें कई वरिष्ठ नौकरशाह शामिल रहते हैं, कई IAS ऑफिसर, कई उच्च अधिकारी रहते हैं जो विभिन्न मंत्रालयों के बीच समन्वय स्थापित करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे ये कार्टून, आप पहला कार्टून पर बात कर लेते हैं कि इस कार्टून में आप अपने लोकप्रियता के उफान वाले 1970 के दशक के शुरुआत में इंदिरा गांधी को कैबिनेट की बैठक करते दिखाया गया है। कौन सी बताना चाहें? इससे पहले छोटी सी बात कर लेते हैं। प्रधानमंत्री का अधिकार जानना चाह रहे हैं? संविधान में प्रधानमंत्री या मंत्रियों के अधिकारों या एक दूसरे से उनके संबंध के बारे में बहुत कुछ नहीं कहा गया है, लेकिन सरकार के प्रमुख के नेता प्रधानमंत्री के व्यापक अधिकार होते हैं। वह कैबिनेट की बैठकों की अध्यक्षता करता है और वह विभागों का कार्य समन्वय करता है। अब यहाँ पे जो अभी आपको कार्टून के बारे में बता रहा था वो यही है कि इंदिरा गांधी जी हैं, ये कैबिनेट, ये इंदिरा गांधी जी हैं, प्रधानमंत्री की बात है, और ये मंत्री हैं, हमें कहीं सो रहे हैं, कहीं खेल रहे कूद रहे हैं। तो ऐसा मंत्री आप जानते हैं मंत्री कैसे होते हैं? तो इनकी बैठक ले रहे हैं, ठीक है। अब आगे बात करते हैं इनके बारे में कि विभागों के विवादों के मामले में उसका निर्णय अंतिम माना जाता है और वह विभिन्न विभागों की सामान्य निगरानी करता है। सारे मंत्री उसी प्रधानमंत्री की बात हो रही है, उन्हीं के नेतृत्व में काम करते हैं। प्रधानमंत्री मंत्रियों को काम का वितरण व पुनर्वितरण करता है। उसे किसी मंत्री को बर्खास्त करने का अधिकार भी होता है। जब प्रधानमंत्री अपना पद छोड़ता है तो पूरा मंत्रिमंडल इस्तीफा दे देता है और फिर आते हैं दूसरे। इस तरह अगर भारत में कैबिनेट सबसे अधिक प्रभावशाली संस्था है तो कैबिनेट के भीतर सबसे प्रभावशाली व्यक्ति प्रधानमंत्री होता है। और दुनिया के सभी संसदीय लोकतंत्रों में प्रधानमंत्री के अधिकार हाल के दशकों में इतने बढ़ गए हैं कि संसदीय लोकतंत्र को कभी कभी सरकार का प्रधानमंत्रीय रूप कहा जाने लगा है। और राजनीति में राजनीतिक दलों व पार्टियों की भूमिका बढ़ने के साथ ही प्रधानमंत्री पार्टी के जरिए कैबिनेट और संसद को नियंत्रित करने लगा है। मीडिया, राजनीति और चुनाव को पार्टियों के वरिष्ठ नेताओं के बीच प्रतिस्पर्धा के रूप में पेश करके इस रुझान में अपना योगदान करता है। भारत में भी हमने प्रधानमंत्री के पास ही सारे अधिकार सीमित करने की प्रवृत्ति देखी और भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने ढेर सारे अधिकारों का इस्तेमाल किया क्योंकि उनका जनता पर बहुत अधिक प्रभाव था। इंदिरा गांधी भी कैबिनेट के अपने सहयोगियों की तुलना में बहुत ज्यादा प्रभावशाली थी। जाहिर है कि किसी प्रधानमंत्री का अधिकार उस पद पर बैठे व्यक्ति के व्यक्तित्व पर निर्भर करता है कि कैसा व्यक्ति है। ये तो है नहीं यार किसी को बैठा दे, क्यों नहीं? जो कितने मंत्री, कितने IAS ऑफिसर, कितने बड़े बड़े सदस्य उनके नीचे काम करते हैं और उनकी निगरानी रखना पड़ता है उनको। ठीक है, आगे हम छोटी सी जानकारी लेते हैं कि हाल ही के वर्षों में भारत में गठबंधन की राजनीति के उभार से राष्ट्रपति का अधिकार कुछ हद तक सीमित हुए। गठबंधन सरकार का प्रधानमंत्री अपनी मर्जी से फैसले नहीं कर सकता। से अपनी पार्टी के भीतर विभिन्न समूहों और गुटों के साथ गठबंधन की साझेदारी की राय भी माननी होती है। तो इसके अलावा गठबंधन की साझेदारी दूसरी पार्टियों के विचारों, स्थितियों को भी देखना होता है। आखिर उन्हीं के समर्थन के आधार पर सरकार टिकी होती है। ये हुआ प्रधानमंत्री
अब चलते हैं दोस्तों हम राष्ट्रपति की ओर। यहाँ पे भाई दिल्ली नहीं जा रहे हैं, यहीं पे हैं, पढ़ेंगे हम राष्ट्रपति। चलिए अभी आपको बहुत अच्छी तस्वीर भी दिखाऊंगा। एक और जहाँ प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है वहीं राष्ट्रपति राष्ट्र का अध्यक्ष होता है। और हमारी राजनीतिक व्यवस्था में राष्ट्राध्यक्ष केवल नाम के अधिकारों का प्रयोग करता है। राष्ट्रपति बहुत कम फैसले लेता है। राष्ट्रपति का भारत का राष्ट्रपति ब्रिटेन की महारानी की तरह होता है, जिसका काम आलंकारिक अधिक होता है। राष्ट्रपति देश की सभी राजनीतिक संस्थाओं के काम की निगरानी करता है, राजनीतिक संस्थाओं, ताकि वे राज्य के उद्देश्यों को हासिल करने के लिए मिलजुल कर काम करें। राष्ट्रपति का चयन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं किया जाता। संसदीय सदस्य और राज्य की विधानसभाओं के सदस्य चुने जाते हैं। राष्ट्रपति पद के प्रत्याशी को चुनाव जीतने के लिए बहुमत हासिल करना होता है। अब ये तो क्या बात है कि जैसे संसद के अंदर सदस्य किसके होंगे, जो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, और प्रधानमंत्री भी उसी का जो है, जिस पार्टी का है वही राष्ट्रपति उसी पार्टी का होगा। राष्ट्रपति पूरे राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है, लेकिन राष्ट्रपति उस तरह से प्रत्यक्ष जनादेश का दावा नहीं कर सकता जिस तरह से प्रधानमंत्री है। उससे यह तय हो जाता है कि राष्ट्रपति कहने मात्र के लिए कार्यपालक की भूमिका निभाता है। राष्ट्रपति के अधिकारों के मामले में यह बात लागू होती है कि अगर आप संविधान को सरसरी तौर पर पढ़ें तो आप सोचेंगे कि ऐसा कुछ नहीं है जो राष्ट्रपति न कर सके। सारी सरकार गतिविधियां राष्ट्रपति के नाम पर ही होती है। सारे कानून, सरकार के प्रमुख नीतिगत फैसले उनके नाम पर। जो भी प्रमुख नियुक्तियां आती है वो राष्ट्रपति करता है, जैसे मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के लोग, राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, राज्यपालों की नियुक्ति, चुनाव आयुक्त की नियुक्ति, दूसरे देशों में राजदूतों की नियुक्ति, ये सब कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। क्योंकि सवाल आपके लिए बन सकता है कि मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। सर्वोच्च न्यायालय और राज्य के उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति। चुनाव राज्यपालों की नियुक्ति राष्ट्रपति। अंतर्राष्ट्रीय संधियां जो भी नाम रहते हैं वो सभी ये सुप्रीम कमांडर राष्ट्रपति ही होता है, रक्षा बलों का भी। ठीक है। उससे पहले एक छोटी सी छाया चित्र आपके सामने रखते हैं। क्या है, देख रहे हो? ये है भारत के राष्ट्रपति, पूर्व राष्ट्रपति अभी द्रौपदी मुर्मू जी हैं। ठीक है। ये है 30 मई 2019 की, जो राष्ट्रपति भवन में नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री की शपथ दिलाते हुए ये राष्ट्रपति जी बोलते हैं। अब देखिए, ये आपको क्या लगता है? तो पीछे देखिए, लेकिन क्या आगे इसमें चर्चा कर लेते हैं। लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि राष्ट्रपति इन अधिकारों का इस्तेमाल मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही करता है। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद को अपनी सलाह पर पुनर्विचार करने के लिए कह सकता है, लेकिन अगर वही सलाह दोबारा मिलती है तो उसे मानने के लिए बाध्य होता है राष्ट्रपति। इसी प्रकार संसद द्वारा पारित कोई भी विधेयक राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद ही कानून बनता है। अगर राष्ट्रपति चाहे तो उसे कुछ समय के लिए रोक सकता है। वह विधेयक पर पुनर्विचार के लिए संसद में वापस भेज सकता है, लेकिन अगर संसद दोबारा विधेयक को भेज देता है, उसी को भेज देता है, तो क्या होता है? उसको मानना पड़ता ही है और उस पर हस्ताक्षर करने ही पड़ेंगे, चाहे गलत हो। आप सोच रहे होंगे कि राष्ट्रपति करता क्या है? क्या वह अपने विवेक से कुछ भी कर सकता है? एक महत्वपूर्ण चीज है कि जो उससे विश्व विवेक से करना चाहिए। प्रधानमंत्री की नियुक्ति वो अपने विवेक से करता है। जब कोई प्रधानमंत्री, जब कोई राष्ट्र पार्टी या गठबंधन चुनाव में बहुमत हासिल कर लेता है तो राष्ट्रपति के पास कोई विकल्प नहीं होता है और उसे लोकसभा में बहुमत पार्टी या गठबंधन के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करना होता है, क्योंकि अब तक तो ये चला आ रहा है और आगे का पता नहीं। जब किसी पार्टी या गठबंधन को तो राष्ट्रपति अपने विवेक से काम लेता है। यदि बहुमत नहीं मिलता है तो ऐसे नेता की नियुक्ति करता है जो उसकी राय में लोकसभा में बहुमत जुटा सकता है। ऐसे मामले में राष्ट्रपति नवनियुक्त प्रधानमंत्री में से एक समय के भीतर लोकसभा में बहुमत साबित करने के लिए कहता है, जिससे आपने देखा होगा कि जो पार्टियां हैं वो टूटती रहती है और जुड़ती रहती है। वही है ये कि उनको बोलते हैं कि आप यदि अपनी पार्टी बहुमत आप बना सकते हैं तो वो क्या करते हैं, फिर पार्टियों को खरीदते हैं। ठीक है। फिर आप बोलते हैं कि एमएलए बिक गए हैं, वो बिक गए हैं, तो वो ये चीज़ है। अब आते हैं कि राष्ट्रपति प्रणाली।
दुनिया में हर जगह राष्ट्रपति भारत की तरह औपचारिक शासनाध्यक्ष नहीं होता है। दुनिया में अनेक देशों में राष्ट्रपति राष्ट्राध्यक्ष भी होता है और सरकार का मुखिया भी। अमेरिकी राष्ट्रपति जो इस तरह के राष्ट्रपति का जाना माना उदाहरण है, उसका चुनाव लोग प्रत्यक्ष वोट करते हैं। जो अमेरिका राष्ट्रपति, वहाँ पे ऐसा नहीं होता है कि लोग चुने हुए हैं, नहीं, वहाँ पे लोग करते हैं। वही अपने मंत्रियों का चुनाव करते हैं और नियुक्ति करता है। कानून बनाने का काम भी अभी भी विधायिका, अमेरिका में उसे कांग्रेस कहा जाता है, विधायिका करती है। और राष्ट्रपति किसी भी कानून को वोटों के अधिकार से रोक सकता है। सबसे बड़ी बात यह है कि राष्ट्रपति बनने के लिए उससे कांग्रेस के बहुमत के समर्थन की जरूरत नहीं है, नहीं वो उसके प्रति उत्तरदायी है। उसका 4 साल तक का कार्यकाल रहता है। अमेरिका की बात हो रही है। अपनी पार्टी का कांग्रेस में बहुमत न होने पर भी वह आराम से अपने कार्यकाल पूरा कर सकता है। अमेरिकी मॉडल को लातीनी अमेरिका के अनेक देशों और सोवियत संघ का हिस्सा ले रहे कई देशों में अपनाया गया है जो अमेरिका का मॉडल है। चूँकि सरकार के इस स्वरूप में राष्ट्रपति की भूमिका केंद्रीय होती है, इसलिए इसे राष्ट्रपति प्रणाली कहा जाता है। ब्रिटेन के मॉडल में मान्य भारत जैसे देशों में संसदीय सर्वोच्च होती है, इसलिए हमारी प्रणाली को शासन की संसदीय प्रणाली कहा जाता है। आगे यहाँ पे एक छोटा सा, अगर राष्ट्रपति प्रधानमंत्री किसी नीति पर असहमत हो तो क्या होगा? क्या प्रधानमंत्री विचार हमेशा प्रभावी होगा? यह आपके लिए सवाल है। अनाकुटी बोल रही है कि मुझे ये बेतुका लगता है कि सशस्त्र सैन्य बलों का सुप्रीम कमांडर राष्ट्रपति है। वह तो एक भारी बंदूक भी नहीं उठा सकता। बहुत अच्छा है कि उसे कमांडर बनाने की क्या तो करे। कमांडर कौन होना चाहिए? सेना का मेन, डिफेंस वाले में हेड होने चाहिए। मेरा सवाल, मेरी मोर बोल रही कि मेरा सवाल, अगर असली अधिकार प्रधानमंत्री के पास हो तो राष्ट्रपति की जरूरत क्या? हटा देना चाहिए। राष्ट्रपति रखते हैं क्यों? नहीं है क्या भाई? बहुत अच्छा सवाल है। ये तीनों सवाल आपके भी मन में आए होंगे कभी कभी, नहीं है? तो क्या बात है। आगे चलते हैं, छोटी सी चर्चा आगे और कर लेते हैं, या आप चाहें तो आगे फिर कभी इसके बारे में छोटी सी चर्चा करेंगे। अभी के लिए दोस्तों इतना ही। इसके बारे में आगे हम कभी बात करेंगे। कौन सी बात करेंगे? न्यायपालिका। न्यायपालिका के बारे में हम अगले वीडियो के अंदर बात करेंगे। जब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, सीखते रहिए और अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।